नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपका कानून में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। भारत के संविधान ने देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए हैं। सम्मान और न्यायपूर्ण जीवन जीने का हक सभी को हमारे संविधान ने दिया है, लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में लोगों को न्याय से वंचित रहना पड़ता है। लोगों तक न्याय की पहुंच बढ़े और उन्हें वांछित अधिकार मिले, इसके लिए सरकार लीगल एड यानी मुफ्त कानूनी सहायता देती है। हमारे खास कार्यक्रम आपका कानून में भी हम आपको आपके कानून से रूबरू कराएंगे। क्या है आपके अधिकार, कैसे पा सकते हैं आप न्याय, और आपकी मदद के लिए सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए हैं। हमारे साथ होंगे कानून जगत के एक्सपर्ट्स जो आपकी समस्याओं का समाधान आपको बताएंगे। अगर आपके साथ भी किसी तरह की नाइंसाफी हो रही है या आपको आपका हक नहीं मिल पा रहा है, तो हम आपको वो मंच देंगे जहां से आप कानून के जानकारों से सीधे संवाद कर आगे की राह तय कर सकते हैं। इसके लिए आप राज्यसभा टीवी से जुड़े हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 011-230-94013 और 011-230-94014। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aapkakanun.rstv@gmail.com और इसके अलावा यूट्यूब और ट्विटर के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। माता पिता अपनी संतान के पालन पोषण के लिए हर कष्ट उठाते हैं, लेकिन अगर ये अलग हो जाएं, तो संतान के भविष्य पर बड़ा सवाल उठने लगता है। अदालत बच्चे की कस्टडी में इन्हीं बातों का ख्याल रखती है। हाल ही में बच्चों की कस्टडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कस्टडी की लड़ाई में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पति पत्नी में से कौन जीतता है, लेकिन इसमें बच्चों की हमेशा ही हार होती है। बच्चे ही इसकी सबसे भारी कीमत चुकाते हैं, क्योंकि वो बिखर जाते हैं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं होती, फिर भी वो अपने माता पिता के प्यार दुलार से वंचित हो जाते हैं। आज हम टूटते हुए परिवार और बच्चों के अधिकार की ही बात करेंगे। क्या है कस्टडी लेने का अधिकार, माँ बाप के क्या अधिकार और जिम्मेदारियां हैं, और बच्चे के किन अधिकारों को हमारे कानून में संरक्षण मिला हुआ है। आज हमारे साथ कानून के विशेषज्ञ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे मिलवा दूं आपको। हमारे साथ नीति सूरी मिश्रा हैं जो सचिव हैं सेंट्रल डीएलएसए की। बहुत बहुत स्वागत है नीति जी आपका। हमारे साथ अलका अग्रवाल हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से, स्वागत है आपका। और हमारे साथ मुरारी तिवारी हैं जो सदस्य हैं दिल्ली बार काउंसिल के, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। हम सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करें तो आपसे नीति जी समझना चाहेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चे का जो वेलफेयर है वो सर्वोपरि है और बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं हारते हैं माँ बाप की लड़ाई में, कैसे हम देखें जो पूरी कस्टडी की प्रक्रिया जब आती है अदालतों में, तो किन बातों को अदालत ध्यान में रखती है? आपने बिल्कुल ये सही बात कही है कि माँ बाप के झगड़े में बच्चे हमेशा ही हारते हैं। इसमें बच्चे ही विक्टिम्स होते हैं और जब भी कस्टडी की लड़ाई होती है उस समय कोर्ट को, क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, तो कोर्ट को और भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इन बातों का कि जो भी कोर्ट ऑर्डर करे वो ऑर्डर बच्चों के वेलफेयर और उनके हित में जाए। कोर्ट को जिस समय कस्टडी का डिसीजन देना पड़ता है, कोर्ट का जब ऑर्डर देना पड़ता है, तो कोर्ट को बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट का ध्यान रखना होता है। बच्चे की उम्र का ध्यान रखते हैं, बच्चे का जेंडर देखते हैं, ये देखा जाता है कि बच्चा कौन से पेरेंट के साथ, अपने माँ के साथ या फादर के साथ ज़्यादा सिक्योर फील करता है। नॉर्मली जो फादर है वो नेचुरल गार्डियन होता है बच्चे का, लेकिन अगर बच्चा अपनी मदर के साथ ज़्यादा अटैच्ड है या फादर के साथ ज़्यादा अटैच्ड है तो उसी हिसाब से कोर्ट उसको कस्टडी ग्रांट करती है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर बच्चा बड़ा है और वो अपनी समझ से ये बता सकता है कोर्ट को कि वो किस पेरेंट के साथ रहना चाहता है, चाहे माँ के साथ या फादर के साथ, तो कोर्ट उसी हिसाब से बच्चे की कस्टडी ग्रांट करती है। जी बिल्कुल। मुरारी जी, हम आपसे समझना चाहेंगे कि इसमें जो कानूनी प्रावधान है हमारे पास, उसको साथ में लेते हुए पहली कोशिश क्या रहती है? क्या मीडिएशन में ही ये चीज़ें तय होती हैं या फिर जो कानूनी तथ्य रखे जाते हैं अदालत में उसके मुताबिक चीज़ें तय होती हैं? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लिटिगेशन किस तरह का होता है मदर फादर के अंदर। जी। मैट्रिमोनियल लिटिगेशन भी कई तरह के हैं। कई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कि केवल जो लेडी है उसको डोमेस्टिक वायलेंस ही दिया जा रहा है, जी। तो उसके लिए एक प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस आया। तो इंटरेस्टिंग बात है कि उसमें भी एक प्रोविज़न कस्टडी के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि बच्चा पहले
ध्यान में था जो भी लेजिस्लेचर्स हैं जी। उनके दिमाग में बच्चे का ध्यान ज़्यादा था। अगर हिंदू मैरिज एक्ट में अगर कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो गया उसमें भी कस्टडी का प्रोविज़न बनाया हुआ है। तो इस तरह से जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो अलग अलग जो एक्ट हैं हमारे, अलग अलग नेचर के जो डिस्प्यूट्स हैं पति पत्नी में, उन सारे एक्ट के अंदर भी कस्टडी का प्रोविज़न बना हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि बच्चे का कस्टडी बड़ा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए और उसका वेलफेयर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा भी सूर्य मैडम ने बताया आपको, जी। सबसे जो बहुत ज़रूरी की चीज़ है उसमें यह देखा जाता है कि बच्चे का वेलफेयर किसके साथ होगा। वो सर्कमस्टांसिस टू सर्कमस्टांसिस हर एक केस का अलग अलग है। किसी केस में मदर अगर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो किसी केस में फादर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो कंसिडर होता है कि जैसे कहीं फादर वर्किंग ज़्यादा नहीं है और मदर ज़्यादा वर्किंग है, या मदर दूसरी शादी कर ली, तो वहाँ जरूरी नहीं है कि बच्चे की कस्टडी मदर के पास रहेगी। तो हर एक केस को इसका कोई एक फॉर्मेट नहीं है। और जो सबसे बड़ी ज़रूरी बात है इसमें बच्चे का वेलफेयर देखना होता है कि वो किसके साथ खुश रहेगा, मदर के साथ। और बच्चे को बुला करके थोड़ा सा भी अगर बच्चा समझदार है, थोड़ा सा भी बड़ा है, तो उससे बुला करके जो जुडिशियल ऑफिसर होते हैं वो ज़रूर उससे पूछते हैं, बच्चे से काउंसलिंग करते हैं, उसका ओपिनियन जानना चाहते हैं। वो भी एक बहुत वैलिड इशू रहता है उसको डिसाइड करने में। और दूसरी बात, उसकी इकोनॉमिक गारंटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है कि अगर बच्चा जहाँ भी रहे उसके एजुकेशन में कोई कमी ना आए, उसके पढ़ाई लिखाई में कहीं कमी ना हो, उसकी ब्रिंगिंग अप में कोई कमी ना हो। इसके लिए कोर्ट इंश्योर करती है अगर बच्चा मदर के पास भी है और मदर वर्किंग नहीं है तो फादर को ये सारे डायरेक्शन दिए जाते हैं कि आप इसके जो एक्सपेंसेस हैं उसको आप मिट आउट करोगे, उसको मेंटेनेंस दोगे। तो इन टोटलिटी जो बच्चे का वेलफेयर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इशू नहीं है कि मदर फादर का डिवोर्स का केस है या डोमेस्टिक वायलेंस का केस है या किसी तरह का भी कोई मैटर है, उसमें बच्चे का जो कस्टडी है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका वेलफेयर ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। मैं अलका जी ये आपसे समझना चाहूँगी कि एक तो कस्टडी की बात हो गई और दूसरी बात आती है मीटिंग राइट्स की। हमने जो ज़्यादातर मामले देखे, जो केस स्टडी हमने किया और बल्कि जो हमारे पास अभी मेल भी आए हैं, उसमें जो मीटिंग राइट्स है उसका भी बहुत ज़्यादा वायलेशन हम कह सकते हैं कि होता है, नहीं मिलता या माँ को या फिर पिता को। तो उसमें कोर्ट्स के क्या डायरेक्शन? देखिए, शुरुआत यहाँ से होती कस्टडी। जैसे दे आर 3 कस्टडी, फिजिकल कस्टडी, जॉइंट कस्टडी एंड लीगल कस्टडी। जी। फिजिकल कस्टडी वो होती है जिसमें कि कोर्ट कहता है कि बच्चा जो 5 साल का नीचे का है वो माँ के पास रहेगा। जॉइंट कस्टडी जिसमें कि दोनों का माँ और बाप का दोनों का अधिकार है कि वो बच्चे से मिल सकते हैं। कोर्ट ही तय करता है कि जॉइंट कस्टडी 2 तरीके की है, 1 वीक और 2 वीक्स के बच्चा माँ के पास रहेगा और इट्स डिपेंड्स अपॉन कि कितना 6 महीने माँ के पास रहेगा, 6 महीने पिता के पास रहेगा। दे हैव जॉइंट कस्टडी कंसिडरिंग द पैरामाउंट कंसिडरेशन कि वो बच्चे का वेलफेयर इज द प्राइम कंसिडरेशन। एंड लीगल कस्टडी में ये होता है कि बच्चे का एजुकेशन है, बच्चे की मेडिकल फैसिलिटीज है, उसका कौन ध्यान रखेगा। तो लीगल कस्टडी जनरली दोनों को दे दी जाती है, मदर को एंड फादर दोनों को, कि भाई दोनों का हक बनता है कि बच्चे का ध्यान रखें। तो जो आपने बात करी कि बच्चे का विजिटेशन राइट्स, सुप्रीम कोर्ट विजिटेशन राइट्स आजकल हर केस में बहुत लिबरल होके कंसिडरिंग द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड ये तय कर रहा है कि आपको फादर और मदर को दोनों को बच्चे के टोटल वेलफेयर को देखते हुए बच्चे को पूरा एक अच्छे वातावरण में पल सके दोनों के प्यार के साथ में, तो उनका विजिटेशन अगर माँ के पास है बच्चा तो फादर का विजिटेशन राइट रहता है, फादर के पास है तो मदर का रहता है। और जॉइंटली भी कि वो कुछ दिन उनके पास रहेगा और थोड़े और दूसरे कुछ दिन मदर के पास रहेगा। जी, एक और इसमें जो इमोशनल एस्पेक्ट है उस पर भी हम थोड़े चर्चा कर लें, उसके बाद कॉल्स लेंगे हमारे व्यूअर्स का। नीति जी, ये भी देखा जाता है कि अगर बच्चा लंबे समय तक किसी एक के पास रह गया तो उसकी कंडीशनिंग ऐसे हो जाती है कि वो ये समझता है कि मेरे पिता अच्छे नहीं हैं या मेरी माँ अच्छी नहीं है। वैसे मामलों को शायद बहुत संवेदनशीलता से देखना पड़ता होगा अदालतों को। कैसे क्या रुख होता है, कैसे डील किया जाता है इससे? इनसे डील करने का अगेन सेम डॉक्ट्रिन है, बेस्ट इंटरेस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ द चाइल्ड।
बेस्ट इंटरेस्ट या वेलफेयर बच्चे का क्या है। अगर बच्चा अपनी मदर के साथ सपोज 7-8 साल तक रह चुका है और वो अपनी मदर के साथ ही कंफर्टेबल फील करता है, मदर उसकी एजुकेशन की तरफ ध्यान दे रही है, मदर उसके कंप्लीट वेलबींग की तरफ ध्यान दे रही है, मदर ये ध्यान दे रही है कि बच्चे की होलिस्टिक ग्रोथ हो, तो अगर फादर को कोर्ट ये डायरेक्शन दे दे कि तुम उसकी एजुकेशन के लिए मेंटेनेंस प्रोवाइड करो, क्योंकि बच्चा मदर के साथ ही कनेक्टेड है, इमोशनली कनेक्टेड है, तो बच्चे को मदर से अलग नहीं किया जाएगा। इन फैक्टर्स को देखकर जहां पर फादर का रोल है कि वो कुछ मेंटेनेंस राइट्स प्रोवाइड कर सकता है बच्चे के लिए, जबकि बच्चा मदर की कस्टडी में ही रहे, तो कोई हार्म नहीं है उस चीज़ को देखते हुए। फादर को, जैसे कि मैडम ने अभी मेंशन किया, अग्रवाल मैम ने, कि फादर को विजिटेशन राइट्स मिलते हैं, क्योंकि आजकल कोर्ट्स का जो एक डिफरेंट ओपिनियन निकल कर ये आया है, एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन जो है वो ये है कि फादर, बच्चे का इंटरेस्ट देखिए वो इम्पॉर्टेंट है। कोर्ट ये देखती है कि बच्चा सिर्फ अपने उसी पेरेंट को ना ही जाने जिसके साथ वो रह रहा है, बच्चा अपने नॉन कस्टोडियल पेरेंट को भी इक्वली जाने ये जरूरी, ताकि इमोशनल कनेक्ट उसका अपने दोनों पेरेंट्स के साथ रहे। पेरेंट्स के यहाँ पे राइट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे बच्चे के फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट हैं। जी बिल्कुल। तो मुनारी जी, क्या हम कह सकते हैं कि अब जो है अदालतों का रुख जो है वो जॉइंट कस्टडी देने की तरफ बढ़ा है, और क्या उसको लेकर जो पेरेंट्स हैं उनमें जागरूकता देखने को मिलती है जब आप लोग इस तरह के मामले देखते हैं कोर्ट्स में? ये तो मैं तो वकालत में बड़े लंबे टाइम से हूँ, और ये जो विजिटेशन राइट है ये इमोशनल बॉन्डिंग की वजह से हमेशा से अवेलेबल रही है। जो गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट है हमारा, बहुत पुराना एक्ट है, उसमें भी जब कोई पिटीशन लगती है तो उसमें भी मीटिंग राइट्स का प्रोविज़न बना हुआ है। ये पर्पज़ इसका केवल एक ही है कि इमोशनल कनेक्ट मदर फादर दोनों से बना रहे, और ये डिपेंड करता है कि दूसरा जो पेरेंट है वो कितना मिलना चाहता है। तो कई बार वीकली भी, एक वीक में 2-2, 3-3 बार मीटिंग राइट्स दिए जाते हैं, जिससे कि बच्चा ये डिप्राइव ना हो। और आपको एक चीज़ और शेयर करना चाह रहा हूँ कि कई जगह ऐसी सिचुएशन आती है जो एडवाइजेबल नहीं है। जिस पेरेंट्स के पास जो बच्चा रहता है उसकी ट्यूटरिंग भी लगातार वो जो मदर हो या फादर हो वो कर कर के बच्चे को अल्टीमेटली इतनी ऐसी एक वर्स्ट सिचुएशन में पहुंचा देते हैं कि कोर्टों में हमने देखा है, जब मीटिंग के लिए बच्चे को लाते हैं तो बच्चा अपने एक दूसरे पेरेंट को गाली देने लग जाता है, एक्यूज करने लगता है, एब्यूज करने लगता है। तो ये सब आपके चैनल के माध्यम से ही एक मैं एडवाइजरी दूंगा कि आप, हमें ऐसा नहीं करने की ज़रूरत है। जो बच्चे को जो इमोशनल उसको प्रोटेक्शन चाहिए और एक अटैचमेंट चाहिए, हम सबकी जिम्मेवारी है कि उसको मिले। आपस के लिटिगेशन की वजह से जो इस तरह की सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं वो कम से कम ना हो, उसके वेलफेयर का ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और बच्चे का हक है कि वो दोनों उसके जो नेचुरल पेरेंट्स हैं उससे मिले, बराबर मिले। और हमारी भी कोशिश यही रहती है कि पेरेंट्स को हम लोग मना भी करते हैं, एज ए लॉयर भी मना करते हैं कि आप इस तरह की इसको ट्यूटरिंग ना करें, इसका हक है, इसकी एक इमोशनल अटैचमेंट का एक राइट है, तो उसको कामयाब रहने दें उसको। बहुत अहम बात आपने कही। किसी भी बच्चे के लिए उसके माँ और बाप दोनों का ही प्यार ज़रूरी होता है, लेकिन पति पत्नी में अलगाव होने पर बच्चे बिखर जाते हैं। कई बार मासूम जहन को अपनी ही माँ या बाप के खिलाफ कर दिया जाता है। आइए दिखाते हैं आपको एक ऐसा ही मामला जिसमें माँ के पास कस्टडी होने के बावजूद उसे अपनी ही बेटी से मिलने नहीं दिया जाता। ममता अक्सर इस पार्क में आती है। बच्चों के खेलकूद और शोर में शायद उसे अपनी बेटी की झलक और आवाज भी सुनाई देती है। उसकी ममता तरस रही है अपनी बेटी को गले लगाने के लिए, लेकिन आज उसकी बेटी से उसे मिलने तक नहीं दिया जाता। 2010 में ममता की शादी हुई थी और 2 साल बाद ही उसने अपने पति से अलग होने का फैसला लिया। बहुत परेशान थी मैं, और ड्रिंक करते थे मेरे हस्बैंड, नशे करते थे, तो मैं वहाँ रहना नहीं चाहती थी। वो जैसे जैसे धीरे धीरे लड़ाइयाँ बढ़ती चली गई, मेरा वहाँ पे रहना पॉसिबल नहीं था। तो फिर मैंने कोर्ट में केस करा, मेरा डिवोर्स का केस चलता रहा। मेरी एक छोटी बच्ची भी है जो मेरे पास ही थी, और फिर मैंने कोर्ट में केस फाइल करने के बाद मेरा डिवोर्स हो गया। बच्ची की कस्टडी मेरे पास थी। तलाक के बाद 1.5 साल की बेटी की कस्टडी ममता को मिल गई। अपनी बेटी के साथ जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश ममता कर रही थी,
उसके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़े और आईसीयू में भर्ती हुए। ममता के सास ससुर अपनी पोती से मिलने की बात कहने लगे। पिता की देखरेख करने के लिए उन्होंने उसकी बेटी को कुछ दिनों अपने पास रखने की पेशकश की, जिस पर ममता ने भरोसा किया। लेकिन अब ममता के सास ससुर उसे उसकी बेटी से मिलने नहीं देना चाहते। यहाँ तक कि उसकी बेटी भी अब उससे मिलने से मना करती है। रिसेंटली मैं अभी कुछ 1 महीना ही हुआ है, मैं मिलने गई थी, ना तो मुझे मिलने दिया गया, उल्टा हमारे साथ पूरा मोहल्ला इकट्ठा करके मोहल्ले के लोग और वो जो काउंसलर वगैरह एमएलए होते हैं उनके कुछ चमचे वमचे पंचायती कुछ थे लोग वहाँ के, वहाँ बुला के हमारी बहुत इंसल्ट करी और बहुत लड़ाई झगड़ा करा, बहुत गाली गलौज किया हमारे साथ और ना बच्चे से मिलने दिया। तो मैम वो लड़की को पता नहीं उन्होंने क्या करा, ना तो वो फ़ोन पर बात करवाते हैं, ना ही मिलने देते हैं और ना ही वो कहते हैं कि अब लड़की को हम तुम्हें देंगे, और जबकि कस्टडी शुरू से अब तक मेरे पास ही थी। अपनी बेटी की कस्टडी के लिए ममता ने अदालत जाने का फैसला कर लिया है। ममता के वकील का भी मानना है कि कानूनी तौर पर बच्ची की कस्टडी ममता के पास होने की वजह से कोर्ट के जरिए उसे अपने बच्ची से मिलने का हक भी मिलेगा और उसे अपने पास रखने का भी। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जितने होते हैं उन सबको देखा जाता है कि कोर्ट ये डिसाइड करती है कि बच्चा कहीं प्रेशर में तो ये नहीं कह रहा है कि मैं अपने दादा दादी के साथ रहना चाहती हूँ। जो बच्ची जन्म से लेके 7 इयर्स तक इनके मदर के पास रह रही थी और अचानक 1 साल में आफ्टर डाइवोर्स ये चीज़ कैसे ये चेंज हुआ है, या तो वो प्रेशर की बात है, पेरेंट्स जो है और वो भी दादा दादी के पास है, बच्चा तो फादर के पास है ही नहीं, तो दादा दादी के पास तो उनका राइट ही नहीं है। पहले मदर फादर और उसके बाद दादा दादी का राइट आता है, जिसके लिए उन्हें कोर्ट आना चाहिए था। अब बच्चे का अप टू 12 ईयर्स बच्चे को हाँ और ना बोलने का राइट तो है ही नहीं। बच्चे को ना और हाँ बोलने के लिए भी कोर्ट में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही डिसाइड करेगा कि बच्चा किसके पास रहेगा। आफ्टर 12 ईयर्स बच्चा डिसाइड कर सकता है कि किसके पास रहेगा। लीगल प्रोविजन ये है। तलाक के बाद माँ या बाप से बच्चे को मिलने से रोकना अपराध से कम नहीं। कस्टडी के मामले में कोर्ट बच्चे के समूचे विकास को ही सबसे जरूरी मानती है। उम्मीद है कि ममता को भी जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। अभिलाषा पाठक, राज्यसभा टीवी। चलिए, इस केस स्टडी के जरिए भी हम जो तमाम अधिकार हैं माँ बाप के तलाक हो जाने के बाद भी अपने बच्चे से मुतल्लिक, उस पर हम चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, पुनीत है हमारे साथ भोपाल से। पुनीत जी, आप पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। 2 प्रश्न है मेरे जी। कि चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज जो जिले में सभी जगह स्थापित की गई हैं, उनको जो अधिकार न्याय में दिए गए हैं लेजिस्लेचर में, उनकी पावर कितनी है? क्योंकि उनके द्वारा दिए गए निर्णय को कोर्ट कई बार नहीं मानती है। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि हाईकोर्ट में बच्चे के लिए माता पिता के विरुद्ध हबियस कॉर्पस की रिट क्या लगाई जा सकती है, और यदि लग रही है तो उसकी क्या वैधानिकता है? चलिए, जो पहला भाग है इनका, जो वेलफेयर सोसाइटी, हाँ, चाइल्ड वेलफेयर को लेकर, उस पर नीति आपसे जानना चाहूँगी। चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ का जनरली रोल तभी आता है जब बच्चा या तो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन होता है। अदरवाइज जो फैमिली कोर्ट स्ट्रक्चर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, उन्हीं के पास ही कंप्लीट जुरिस्डिक्शन होती है बच्चे की कस्टडी से रिलेटेड डिसीजन देने की। तो चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ जनरली जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, लेटेस्ट एक्ट है, उसके अंडर उनका रोल एक डिफरेंट सिनेरियो में आता है। बट अदरवाइज फैमिली कोर्ट्स एक्ट के तहत जितनी भी फैमिली कोर्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, कस्टडी से रिलेटेड बच्चे के जो भी इश्यूज होंगे वो फैमिली कोर्ट्स ही देखेंगे। जी। और हाई कोर्ट में रिट दाखिल कर सकते हैं, यानी उसमें हैबियस कॉर्पस की बात कर रहे थे। तो हैबियस कॉर्पस तो वो होता है कि जो कोई ट्रेसेबल नहीं है, कोई बॉडी, कोई आदमी ट्रेसेबल नहीं है। जहाँ बच्चा ऑलरेडी ट्रेसेबल है, पता है कि माँ के पास है या माँ को पता है कि फादर के पास है, तो इसमें डायरेक्ट कोई हैबियस कॉर्पस में कोई रिट विट का कोई जुरिडिक्शन नहीं बनता है। वो कस्टडी के लिए गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट में जा सकते हैं। अगर कोई मैट्रिमोनियल झगड़ा पेंडिंग है तो हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोविजन है। अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस पिटीशन है तो उसमें सेक्शन 21 है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। तो उसमें अलग अलग तरह के जो डिस्प्यूट्स हैं, अलग अलग अरेंजमेंट हैं। लेकिन हैबियस कॉर्पस का ऐसा कोई प्रोविजन
नहीं बनता, क्योंकि वो पता है कि वो बच्चा अपनी माँ के पास है। और मैं एक बात बताना चाह रहा था आपको कि ये जो वायलेशन होता है कस्टडी का, उसका मुख्य कारण यही है कि इसमें जो प्यूनिटिव सेक्शंस हैं, प्रोविजंस हैं, बड़े लिबरल हैं और बहुत ही इसमें लिबरल है और बहुत ही नॉमिनल पनिशमेंट है एक तरीके से, क्योंकि बच्चा तो नेचुरल पेरेंट्स के पास ही है। अगर मदर ने ज़बरदस्ती भी रखा हुआ है तो कोर्ट वहाँ बहुत संभल करके और बड़ा लिमिटेड ही कोई पनिशमेंट का प्रोविज़न रखती है। इंजंक्शन वगैरह भी कई बार इशू होते हैं, लेकिन वो नेचुरल पेरेंट्स होने की वजह से भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाते हैं। जी मैं अलका जी, जो केस स्टडी हमने दिखाया कि अगर लीगल कस्टडी है माँ के पास और दादा दादी अपने पास बच्चे को रख लेते हैं, बच्चा सिर्फ 1 साल से अपनी दादा दादी के पास है, जो बच्ची है उनकी, ऐसे केस में क्या होता है? क्या कोर्ट बुलाकर दोनों पक्षों को बिठाती है, बात करती है, किस तरह से ऐसे मामलों को सुलझाते हैं? एक जो नया चला है कि कोर्ट ने मीडिएशन सेंटर्स हर जगह खोल दिए हैं। ट्रायल को नीचे के कोर्ट में भी है, कड़कड़गुमा कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट, इवन इन सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरीके के केसेस में जब उनके पास कोर्ट के पास केस पहुंचते हैं, जैसे कि इस केस में बताया कि मदर के पास से बच्चा चला गया और उसके बाद मदर को ये नहीं मिलने दे रहे हैं, तो कोर्ट बोल सकता है कि वो मीडिएशन सेंटर को केस रिफर कर देते हैं और वहाँ पर फादर की तरफ से और मदर की तरफ से दोनों तरफ के लोग बैठते हैं और पता करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है, बच्चे के साथ में कुछ इमोशनल स्ट्रेस तो नहीं है, उसको कोई प्रेशराइज तो नहीं कर रहे हैं। और जब आमने सामने बात होती है तो उनके ऊपर कोई एक तो पार्टीज के ऊपर कोई खर्चा नहीं आता है इस तरीके का। आमने सामने एक बार में नहीं सेटल होता है, दूसरी बार में बैठते हैं, थर्ड। बट कोर्ट में मीडिएशन सेंटर्स में केसेस बहुत जल्दी डिसाइड होते हैं, जबकि कोर्ट में टाइम लगता है। 2 महीने 3 महीने का टाइम बाउंड सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, यानी मीडिएशन सेंटर कि आपको 2 महीने में हमें रिपोर्ट देनी है केस की, तो वो उनको देनी होती है और ऐसे में ज़्यादातर केसेस सेटल हो जाते हैं। जी देखिए, एक हमारे पास मेल आया है और ये लिखती हैं, हमें अनीता कुमारी हैं, लिखती हैं कि मैं बिहार में रहती हूँ, तलाक के बाद बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई, मैं घरों में काम करती हूँ। जैसे ही मेरा बड़ा बेटा 18 साल का हुआ है, मेरे पति उसको बरगला कर ले गए हैं अपने साथ और वो उसको आने नहीं देते मेरे पास। फ़ोन पर बात होती है, मेरी काफ़ी उम्मीदें मेरे बेटे से थी, अब 2 बेटियां भी हैं, मैं अकेले सबका पोषण कर रही हूँ, सबको संभाल रही हूँ। मेरे पास क्या कानूनी उपाय, क्या मुफ्त कानूनी उपाय मुझे मिल सकते, मुझे लीगल एड के? इसमें सबसे पहली चीज़ जो इन्होंने रेफ़र करी कि इनका बेटा 18 साल से ऊपर है, तो इसका मतलब बेटा मेजर है, मेजर बेटा है। जब बच्चा मेजर है तो वैसे भी कानून एक मेजर इंसान की कंसेंट को, उसकी इच्छा को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। अगर मेजर बच्चा 18 साल से ऊपर का बच्चा चाहे अपने फादर के पास रहे चाहे मदर के पास रहे, उसको कोई कंपेल नहीं कर सकता है तुम सिर्फ एक ही पेरेंट के साथ रहो। एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट है यहाँ पे कि बेटा कमाने लगा था, अब पिता के पास चला गया है, अब बेटियां हैं, क्या ये मेंटेनेंस के लिए जा सकती हैं? मेंटेनेंस के लिए तो जिस समय तलाक हुआ था उस समय कोर्ट में अगर मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाती तो उस समय कोर्ट कंसिडर कर सकती थी। अब इसमें ये चीज़ क्लियर नहीं है कि उस समय उन्होंने मेंटेनेंस के लिए क्या स्टेप्स लिए, बट अदरवाइज अगर तलाक हुए भी सपोज 7-8 साल हो चुके हैं और अब बच्चा 18 साल का है और 2 लड़कियां हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उस समय इन्होंने शायद अपने हस्बैंड से बच्चों के लिए और अपने लिए मेंटेनेंस ज़रूर मांगी ही होगी। और तो इस चीज़ को कंसिडर करते हुए कोर्ट ने मेंटेनेंस भी दी होगी। अब जहाँ रही कि ये लेडी कह रही हैं कि मुझे फ्री कानूनी सलाह की ज़रूरत है, तो उसके लिए पूरे हमारे देश में सभी स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं। फीमेल्स को, लेडीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड प्रोवाइड होती है। हम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज के अथॉरिटी के ऑफिस में कभी भी आकर वो फ्री काउंसिल उनको मिल जाएगा। और एक 1516 हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है, जिस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके फ्री कानूनी सलाह भी ली जा सकती है। जी बिल्कुल। चलिए एक और हम कॉल यहाँ पर, अभिलाषा, आई एम सॉरी, वो जो एक इन एडिशन टू दैट वो इनकम्प्लीट रह गया जी। जो डॉटर्स हैं उन्होंने कहा कि बेटा है तो 18 का हो गया तो वो तो फ्री हो गया, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है किसी का। मैडम ने सही बोला। जो बच्चियां हैं, जो डॉटर्स हैं, वो इवन 18 की भी हो जाएं और वो डिपेंडेंट हैं, वर्किंग नहीं है, तो वो मेंटेनेंस मांग सकती हैं। अगर डिवोर्स के टाइम में अगर माँ ने उनके अकाउंट पे कुछ ले भी लिया है मेंटेनेंस के नाम पे, फिर भी अब हमारे यहाँ लॉ सेटल हो गया है कि अगर मदर ने बच्चों के कस्टडी के नाम पे और मेंटेनेंस ले लिया इकट्ठा, फिर भी बच्चों के पास मेंटेनेंस क्लेम करने का राइट्स हैं, तो उनको हम बता सकते हैं कि जो डॉटर्स हैं
स्टिल दे हैव ए राइट, जब तक वो काम नहीं कर रही है, शादी नहीं हुआ उनका, जी तो वो सेपरेटली, अगर माँ ने पैसे ले भी लिए हैं उनके मेंटेनेंस के नाम पे, तो वो दोनों बच्चियां फिर सेपरेटली भी अपने फादर के खिलाफ मेंटेनेंस के लिए डाल सकती हैं। जी जी, ये बहुत अहम बात है, यानी ये आगे जा सकती हैं अपने बेटियों के भरण पोषण के लिए मेंटेनेंस के तहत। एक मेल है यहाँ पर, लिखते हैं मिस्टर शर्मा, इन्होंने लिखा है कि मेरे पोते और पोतियों की कस्टडी जो है वो मेरे समधी समधन के पास है, जबकि मेरे बेटा और बेटी दोनों ही उनको नहीं रखना चाहते हैं। हालांकि कोर्ट में मामला लंबित है, मैं अपने पोते पोतियों का कस्टडी चाहता हूँ, इस मामले में मुझे कैसे आगे बढ़ना चाहिए? अलका जी, हालांकि सब जुडिस है मामला, तो शायद ये जानना चाह रहे हैं कि कैसे अपने पक्ष को मजबूती से रख सकते हैं। बच्चे की कस्टडी नाना नानी के पास है जी। और ये दादा दादी हैं, ये अपने पास रखना चाहते हैं बच्चों को। जी। कितने बड़े बच्चे हैं? दोनों ही माइनर हैं। दोनों ही माइनर हैं जी। इस तरीके के केसेस में ज़्यादातर कोर्ट डिसाइड कर पाता है कि दोनों का पक्ष सुनने के बाद कि बच्चे के वेलफेयर के लिए क्या ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चे की 4 चीज़ें आती हैं, उसकी सुरक्षा, उसकी एजुकेशन, उसकी इकोनॉमिक वेलबींग के, उसका फाइनेंशियली उसका सपोर्ट पूरा रहे जी। और एथिकल अपब्रिंगिंग, जिसका उसको पालन पोषण ठीक से हो सके। तो दोनों पेरेंट्स में इनके माँ बाप नहीं है क्या? इनके माँ बाप दोनों ही बच्चे की कस्टडी नहीं चाहते? नहीं, दोनों ही नहीं चाह रहे हैं रखना चाहते। कस्टडी। जी। हाँ, तो फिर इसमें वो कोर्ट को ही डिसाइड करना पड़ेगा इन चारों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कि बच्चे के भले में और उसके लिए क्या चीज़ ठीक है। ये लेकिन बहुत ही बड़ा एक अजीब सा चौंकाने वाली बात चौंकाने है। वाला है कि जी। नाना नानी तैयार है, दादा दादी तैयार हैं और माँ बाप तैयार नहीं है। जी। तो अब मैटर, ये केस भी सब जुडिस है कोर्ट में। बिल्कुल। मुरारी जी, दादा दादी मतलब जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनसे जुड़ाव को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की बात सामने आई थी कि उनका भी एक इमोशनल लगाव होता है, उन्हें उनके अधिकारों को किस तरह से हम देखें। कई हमने ऐसे मामले देखे हैं जहाँ पे दादा दादी या नाना नानी को कस्टडी दे दी जाती है। देखिए, ये जो लिटिगेशन दोनों हस्बैंड वाइफ में जो चल रहा है, जो बच्चों की कस्टडी है वो आएगी इन्हीं के थ्रू ही। वो अगर नाना नानी के पास हैं तो मदर के थ्रू नाना नानी रख रहे हैं, अगर इनको दादा दादी को चाहिए तो बेटे को आगे करके ये अपना कस्टडी बेटा क्लेम करेगा और बताएगा कि मेरी इकोनॉमिकल कंडीशन बेहतर है, मैं उनसे बेहतर कंडीशन में बच्चों को पढ़ा लिखा सकता हूँ, उनको बेटर इन्वायरमेंट दे सकता हूँ। तो ये लिटिगेशन जब तक मदर फादर जिंदा है, नेचुरल गार्जियन है दोनों, तो ये कस्टडी का क्लेम बनेगा उन्हीं के थ्रू। उनको ऐसा लग रहा है कि नाना नानी रख रहे हैं, बट वो उनको मदर के थ्रू ही गई है वहाँ। ऐसे ही फिर अपने ये बेटे को एडवाइस करें कि अगर कस्टडी के पिटीशन डाले और ये प्रूव करने की कोशिश करे कि हमारे पास ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट है, ज़्यादा अच्छा इकोनॉमिक कंडीशन है, ज़्यादा अच्छा सिक्योरिटी है, तो वो उसी के थ्रू ही मिलेगी। ऐसे इंडिपेंडेंट दोनों पेरेंट्स हैं तो बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। तो प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट के सामने कि भाई कौन बच्चे का ध्यान ज्यादा अच्छी तरह रख सकता है। थर्ड पार्टी का भी अधिकार बनता है। थर्ड पार्टी कस्टडी इसको बेसिकली नेम दिया जाता है, थर्ड पार्टी कस्टडी का। थर्ड पार्टी कस्टडी तभी आता है जब जो फादर है वो तो नेचुरल गार्डियन है, फादर की एब्सेंस में फिर मदर स्टेप इन करती है। अगर मदर भी नहीं है, उसके बाद किसी थर्ड पार्टी को जो कि क्लोज रिलेटिव्स हैं बच्चे के, उनको कोर्ट कंसिडर करती है कि उनमें क्लोज रिलेटिव्स में से कौन सा वो रिलेटिव है जो बच्चे का वेलफेयर और उसका ध्यान रखेगा अच्छे से। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ मिस्टर सूद है पंजाब से। जी पूछिए। पीके सूद है हमारे साथ, पूछिए सूद जी अपना सवाल। जी पूछिए। हेलो जी। मैडम, ऐसा है कि मेरी लड़की का केस चल रहा था। हेलो, हम सुन पा रहे हैं, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, उसके बाद बात कीजिए। हेलो 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 जी बताएं। हाँ मैडम, मैं क्या, मेरी लड़की का हस्बैंड के साथ केस चल रहा था जी। उसके दौरान उसकी डेथ हो गई, हस्बैंड की। जी। वो बच्चे के वो जो राइट क्लेम कर रहे हैं उनके माता पिता से, क्योंकि उन्होंने 420 का केस पेरेंट्स के ऊपर रजिस्टर्ड है, तो राइट क्लेम करने के लिए बच्चे के लिए तो क्या करना पड़ेगा?
बच्चे की कस्टडी आपकी बेटी के पास ही है? हाँ जी, हाँ जी। जी, ये राइट्स के बारे में जानना चाह रहे हैं। हालांकि बच्चे के पिता अब नहीं रहे, तो कैसे देखें इस मामले में? इसमें हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में जो विडोड जो डॉटर इन लॉ होती है, जो जैसे वो अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस मांग सकती है। जी। अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो अपने ससुर से भी वो मेंटेनेंस मांग सकती है। बच्चों के रख रखाव के लिए भी मेंटेनेंस मांग सकती है, क्योंकि जो उसके हस्बैंड की जो डेथ हो गई उसके बाद कुछ जो प्रॉपर्टी वगैरह है या जॉइंट हिंदू फैमिली है तो वो सारा उसी फैमिली का एक पार्ट होता है। तो उस केस में फादर इन लॉ की भी ड्यूटी बनती है उसको मेंटेन करना। जी। सेक्शन 19 है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में, जिसमें विडोड डॉटर इन लॉ होती है वो भी क्लेम कर सकती है। तो इनको बताने की जरूरत है कि ये अधिकार लेस नहीं है, मतलब इनके पास अधिकार है बेटी के पास, वो पूरी तरह और से बच्चे दोनों के लिए हाँ अधिकार। बिल्कुल मांग जी, नीति जी। जैसे सर ने बताया कि मेंटेनेंस के साथ साथ कि मेंटेनेंस का तो अधिकार है डॉटर इन लॉ के पास, लेकिन जहाँ तक मुझे थोड़ा सा इनका लगा कि शायद ये प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में भी थोड़ी जानकारी चाह रहे हैं। तो प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो तो हिंदू सक्सेशन एक्ट से ही गवर्नड होंगे। जो फादर इन लॉ की प्रॉपर्टी है उसमें पोते या पोती का क्या हक है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट ही डिसाइड करता है। आफ्टर द एनैक्टमेंट 1956 की एनैक्टमेंट के बाद जो जॉइंट हिंदू फैमिली का कॉन्सेप्ट है उसमें यही निकल के आया है कि फादर इन लॉ की जो भी प्रॉपर्टी है वो उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के तरीके से ही देखी जाती है, और उसमें जनरली उनके पोते और पोतियों का अधिकार नहीं रहता है। फादर इन लॉ अगर अपनी मर्जी से चाहें तो एक विल अपने पोती पोतियों के नाम पर कर सकते हैं, या उनको राइट तब मिलेगा, ग्रैंड पेरेंट्स को, ग्रैंड चिल्ड्रन को राइट तब मिलेगा जब फादर इन लॉ की डेथ हो जाती है और वो बिना विल बनाए उनकी मौत हो जाती है। क्योंकि पुश्तैनी जो संपत्ति है उसमें तो बच्चों के अधिकार हैं ही। उसमें वो तभी है जब इन एडिशन टू दैट वो लॉ हमारे यहाँ बड़ा डिटेल्ड है। जो उनके जो हस्बैंड मीन्स उनके जो लेडी उसके हस्बैंड के जो भी राइट्स अवेलेबल थे जी। वो बाय लॉ ऑफ सक्सेशन दैट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू दी चाइल्ड एंड मदर, मीन्स दोनों तीनों को मिलेगा वही जो उसके जो बेटे को मीन्स जो उसके पति को अवेलेबल था वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा तीनों में। जी। एक हमारे पास मेल आया है, अलका हैं, लिखती हैं, अलका सिंह लिख रही हैं कि आपने जो अभी केस स्टडी दिखाया ठीक यही कहानी मेरे साथ है। बच्चे की कस्टडी लीगली मुझे दी गई थी, मैंने कोई मेंटेनेंस भी नहीं लिया था, तलाक तय होते वक्त एलिमनी नहीं ली थी, और अब बच्चा जो है उन्होंने मेरे से छीन लिया है, मुझे डराते हैं, धमकाते हैं, पुलिस भी कोई सुनवाई नहीं कर रही है, मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे में बच्चा क्या चाहता है ये डिपेंड करता है। बच्चा कितना बड़ा है इन्होंने ये नहीं बताया। नहीं लिखा है इन्होंने 4 साल का मेरा हाँ, बेटा बच्चा 4-5 साल तक तो इनकी पास ही कस्टडी रहेगी। अकॉर्डिंग टू लॉ में भी यही है कि 5 साल तक तो बच्चा बहुत छोटा है, वो माँ के पास ही रहता है। 5 साल के बाद भी बच्चे का वेलफेयर देखते हुए ही कोर्ट आगे बढ़ता है कि वो माँ के पास रहनी चाहिए या पिता के पास रहना चाहिए। जोर ज़बरदस्ती तो इसमें हो ही नहीं सकती। एलिमनी और मेंटेनेंस का भी जिक्र इन्होंने किया है। क्या तलाक तय होते वक्त अगर आप ये बातें लिखते हैं बच्चे के, हाँ, तो बच्चे के मेंटेनेंस के लिए वो केस डाल सकती हैं कि सूट फाइल कर सकती हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द चाइल्ड जी, क्योंकि और वो डिपेंड करता है कि कोर्ट कितना मेंटेनेंस देगा। और तुरंत इनको क्या रेमेडी इसमें मिल सकती है? बच्चे से कम मिलने के लिए तो फौरन अदालत की तरफ से निर्देश दिया जा सकता है, फौरन क्या करना चाहिए इनको? एक पिटिशन या एक एप्लीकेशन जिसको कहते हैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंडर डलता है, वो फैमिली कोर्ट्स एक्ट में डलता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। उसके जब वो एप्लीकेशन डलता है तो कोर्ट के पास अदरवाइज गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट के अंडर भी इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पास करने की पावर है कि बच्चे को कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है कि जिसके पास भी बच्चे की कस्टडी है वो उस बच्चे को कोर्ट में प्रोड्यूस करे। और इंटरिम मेंटेनेंस, इंटरिम रिलीफ जो देने की बात होती है उसमें ये हो सकता है कि कुछ टाइम तक जो एप्लीकेंट है यानी जो बच्चे से मिलने विजिटेशन राइट्स मांग रहा है उसको मिलने के लिए दिया जाए। सो कोर्ट इस तरीके का इंटरिम रिलीफ भी देती है। जी, कमलेश हमारे साथ झारखंड से जुड़ रहे हैं। जी कमलेश जी पूछिए। हाँ, हेलो जी, हाँ पूछिए। मेरा एक मेंटेनेंस का केस था मैडम जी, तो उसमें हमको मेरी बेटी थी तो मेरी बेटी को कोर्ट ने मेरे हवाले करने का ऑर्डर दिया है, लेकिन मेरी वाइफ अभी तक उसको हवाले नहीं कर रही है। जी, तो हम बेटी को कैसे लेंगे, उसके लिए बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। जी, तो उसमें क्या मेरा राइट्स बनता है? हम बच्ची को अच्छी शिक्षा देना चाह रहे हैं, शिक्षा के लिए। और जी आपकी बच्ची कितनी बड़ी है?
9 साल की है जी। और हम केस जीत चुके हैं कोर्ट में। ये ऐसा भी होता है कि निर्देश दे देने के बाद भी बच्चा जो है नहीं देते लोग, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे पास मामले आ रहे हैं उसमें कोर्ट का वर्डिक्ट उनके पास है लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। इनके केस से हम बात करते हैं। जी अलका जी। कोर्ट में वो एग्जीक्यूट, बच्चा क्या चाहता है इसमें इन्होंने ये नहीं बताया। बच्चा क्या चाहता है, लड़की क्या चाहती है, वो माँ के साथ रहना चाहती है या पिता के साथ? जी। नहीं वो तो साथ थी ना पहले, वो तो माँ लेके चली गई और मेंटेनेंस का केस कर दिया, तो वो माँ के साथ थी। लेकिन फिर एक केस हुआ गार्जियनशिप एक्ट, और गार्जियनशिप एक्ट में समझ में आ गई बात। मैं नौकरी करता हूँ, मैं सर्विस होल्डर हूँ, खुद वो मेंटेनेंस के लिए उसमें ऑर्डर दिया कि खुद माँ अपनी मेंटेनेंस के लिए पति से पैसा मांग रहा है, तो उसके साथ उसका कैसे अच्छा से बच्ची को रख सकता है? जी जी जी। ये जिस भी कोर्ट से ऑर्डर हो गया है कस्टडी के लिए, उस कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन लगाए। जो कोर्ट का ऑर्डर की कोई अवहेलना करता है तो उसके लिए तो सीधा सीधा कंटेम्प्ट है, और कोर्ट एम्पावर्ड है कि वो इमीडिएटली एक्शन लेगी, बुला करके बहुत शॉर्ट नोटिस पे उसको हैंडओवर करेगी अगर ये जुडिशियल ऑर्डर फाइनल हो गया है। जी जी। तो उस केस में तो देना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप अपने लॉयर से बात करके वहाँ एक कंटेम्प्ट पिटीशन लगाएं जिस कोर्ट में भी जहाँ से भी ऑर्डर हुआ है। जी बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुधीर हैं हमारे साथ पंजाब से। सुधीर जी पूछिए। हेलो जी हाँ जी मैडम। पूछिए। हेलो हम सुन पा रहे हैं, सुनील जी पूछिए। मैडम जी ऐसे है कि मेरा ना वाइफ के साथ डीवी एक्ट का एक केस चल रहा है, तो बेटा उनके पास है जी, है ना, तो उनको मैं अपने साथ मतलब रखना चाहता हूँ, वो भी आने को तैयार है। तो उनका वकील उनको मतलब मिसगाइड कर रहा है, किसी तरह उनको मतलब हमारे साथ कंप्रोमाइज होने नहीं दे रहा है वो। तो उसके बारे में पूछना है मैंने। हाँ, तो उसके लिए वकील के खिलाफ बार काउंसिल में कंप्लेंट करो। जी। ये नहीं हो सकता कि पत्नी आपके पास आना चाह रही है बच्चे के साथ और कोई वकील रोक ले। मुझे लगता है कि आप बात कर सकते हैं, बातचीत करके इस मामले को बेहतर तरीके से सुलझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कोर्ट में काउंसलर होते हैं, मीडिएटर होते हैं। मैं इस तरीके के केस में अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मीडिएशन सेंटर में जिस तरीके के केसेस आते हैं उसमें वकीलों का कभी कभी इस तरीके का हो जाता है कि वो अपने जो क्लाइंट्स होते हैं वो ठीक से उनको नहीं समझा पाते या उनका क्या वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, लेकिन इसमें मीडिएटर्स बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं और जिसमें कि वो ध्यान रखते हुए कि वकीलों को भी समझाते हैं और अपने जो बैठे होते हैं माँ बाप दोनों तरफ के साइड, क्योंकि वो के बच्चे के हित में क्या है और उन लोगों के हित में क्या है समझाते हुए बात को जी एक अंतिम रिजल्ट पे लाते हैं। बिल्कुल। एक मेल है हमारे पास, बहुत लंबा चौड़ा मेल है, उतना नहीं पढ़ पाऊंगी लेकिन जितना मैं समझ पाई हूँ क्रक्स में। कल्पना है, कल्पना लिखती है कि बच्चे का जन्म ही बहुत ही ऐसी स्थिति में हुआ था जब मैं मेरे पति के साथ अलगाव हो चुकी थी। डिवोर्स फाइनल होने तक मैं बहुत डिप्रेशन में रही, लेकिन मेरे बच्चे की कस्टडी मेरे पास नहीं है। अब वो लोग कोर्ट में ये प्रूव कर रहे हैं कि मैं दिमागी और शारीरिक रूप से फिट नहीं हूँ मेरे बच्चे का ख्याल रखने के लिए। मेरा बच्चा बहुत छोटा है, अभी भी दूध पीने की उम्र में है। कि ऐसे मामले में क्या मेरे बच्चे की कस्टडी मेरे पास आएगी, मैं कैसे इस केस को जीतूँ? ये लबोलुआब है, बहुत ही एक इमोशनल मेल इन्होंने हमें किया है। कैसे क्या हेल्थ जो है मदर का, मेंटल और फिजिकल हेल्थ, वो जो 5 साल के कम उम्र के जो बच्चों की कस्टडी का राइट जो उसके पास है, नेचुरल राइट, वो उसमें कैसे कोर्ट से डील करती है? देखिए वो तो चेकअप हो सकता है। अगर ये दूसरी पार्टी अगर एलिगेशन इस तरह की लगा रही है तो उसके एलिगेशन लगाने से बात खत्म नहीं हो जाती। इनको गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट में इमीडिएटली कस्टडी के लिए पिटीशन डालना चाहिए। और जैसे सूर्य मैडम ने बताया था आपको कि इंटरिम उसमें अरेंजमेंट का भी प्रोविजन बना हुआ है। कोर्ट इमीडिएटली डायरेक्ट कर सकती है, कोर्ट ऑब्जर्व करेगी कि वो मेंटली ठीक है कि नहीं, और नहीं तो वो मेडिकल बोर्ड को कोर्ट डायरेक्ट कर देती है। वहाँ से रिपोर्ट आ जाता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन वो मेंटली फिट है कि नहीं है। दूसरी पार्टी तो दूसरे को पागल हमेशा ही डिक्लेयर करके रखती है, तो उनके डिक्लेयर करने से कोई बात बनती नहीं है। आप फटाफट जल्दी से अपने लॉयर से मिल करके और पिटीशन डालें और इंटरिम अरेंजमेंट कराएं। अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्शन आएगा तो कोर्ट अपने आप देखेगी, अगर जरूरत पड़ेगा तो मेडिकल बोर्ड से ओपिनियन मांग लेगी। जी बिल्कुल। और ये जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि 5 साल तक के बच्चे को की कस्टडी मदर को ही दी जानी चाहिए, वो इसीलिए बनाया गया है क्योंकि हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का यही ओपिनियन है कि जब तक बच्चा छोटा है तब तक उसकी जो प्रॉपर देखरेख है वो एक मदर ही कर सकती है। लेकिन
अगर किसी सर्कमस्टांसेस में मदर खुद अपना ध्यान नहीं रख सकती, जैसे कि इन्होंने अपनी मेल में लिखा कि ऑपोजिट पार्टी इनको मेंटली और फिजिकली इनकैपेसिटेटेड प्रूव करना चाह रही है, तो उन केसेस में उनके पास क्या प्रूफ है? सबसे पहले तो वो कोर्ट में ये प्रूव करेंगे कि उनके पास क्या प्रूफ है कि ये फिजिकली और मेंटली केपेबल नहीं है बच्चे को ध्यान रखने के लिए। अब सपोज अगर वो कोर्ट में ये प्रूव करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो नेचुरली फिर चाहे बच्चा 1 महीने का हो या 5 साल का हो, फिर फादर को ही उसकी कस्टडी दी जाएगी, क्योंकि फादर फिर उसका प्रॉपरली ध्यान रख पाएगा। बिल्कुल। एक मेल है हमारे पास जिसमें पिता लिखते हैं कि मेरे जो बच्चा है वो मेंटली सिक है और उसके इलाज में भी काफ़ी पैसे खर्च हो रहे हैं, उसे कई तरह की और समस्याएं भी हैं, लेकिन मेरी पत्नी ज़िद पर अड़ी हैं कि कस्टडी उसके पास ही हो। हमने जॉइंट कस्टडी के लिए रजामंदी भरी थी, लेकिन मुझे मेरे बच्चे की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि कस्टडी पूरी तरीके से मेरे पास होना चाहिए। क्या दोबारा ये कोर्ट में जा सकते हैं? कस्टडी को क्या बिल्कुल जा सकते हैं। और अभी मैडम ने जो बताया था कि एक जॉइंट कस्टडी का भी प्रोविज़न होता है, दोनों पेरेंट्स भी देख रेख कर सकते हैं। जहाँ मेंटली रिटार्डेड बच्चा है तो वहाँ तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी का नुकसान है, और जॉइंट कस्टडी के भी कोर्ट ऑर्डर करती है जी। हाँ, तो वो एप्लीकेशन कस्टडी के लिए कॉज ऑफ एक्शन कभी भी खत्म नहीं होता जब तक बच्चा मेजर नहीं हो रहा है। नहीं, जॉइंट कस्टडी इनके पास है, ये कह रहे हैं कि नेग्लिजेंस है माँ की तरफ से, बच्चा डेटोरिएट कर रहा है, ये कंप्लीट कस्टडी तो इसमें एक लीगल कस्टडी वाली बात आ जाती है कि हु विल टेक द राइट डिसीजन, कि बच्चे का ध्यान रखते हुए मेडिकल फैसिलिटी और एजुकेशन, और इसमें तो बच्चा मेरे ख्याल से मेंटली ही इज नॉट डेवलप्ड, तो इसमें तो फिर लीगल कस्टडी वाली बात आ जाती है कि कौन इसमें इसके लिए ध्यान रखेगा। तो एक बार अगर कस्टडी डिसाइड हो जाए उसके बाद भी माता पिता दोबारा कोर्ट में जा सकते हैं उसके मॉडिफिकेशन का प्रोविजन मॉडिफिकेशन के लिए, अगर कोई डिस्प्यूट हमेशा मॉडिफिकेशन का प्रोविजन है कि आप कभी भी जैसे चेंज सर्कमस्टांसेस में आप दोबारा एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि ये सर्कमस्टांसेस चेंज हो गई और इसमें ये चेंजेस की ज़रूरत है, तो आप जा सकते हैं दोबारा। जी। हमारे पास एक और मेल है, ये लिखते हैं हमें केएल सिंह लिख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो मैंने खबर पढ़ी थी कि 25 साल तक के बच्चों के भी कस्टडी को लेकर अधिकार है माता पिता के पास, तो क्या इसमें मेजर की बात बहुत अहम है? तो ये जो डायरेक्शंस जो आते हैं, जो गाइडलाइंस आती हैं, उसको लेकर इनका सवाल है, क्या किस उम्र को अहम मानती है कोर्ट? काफ़ी हद तक ये ठीक है, लेकिन दैट इज़ एप्लीकेबल इन केस ऑफ ए गर्ल, फीमेल चाइल्ड, अगर वो पढ़ रही है, एजुकेशन परस्यू कर रही है और 25 की भी हो गई, अगर मैरिड नहीं है, डिपेंडेंट है, तो उसके लिए तो अवेलेबल है, बट नॉट फॉर द बॉयज़। जो मेल हैं वो 18 साल के बाद उनकी कस्टडी का जो इशू है वो ओवर हो जाता है, वो अपने मर्जी से जो डिसीजन लेना है ले सकते हैं। और लड़की भी कस्टडी की बात नहीं आएगी, उसकी मेंटेनेंस और रख रखाव की जो खर्चे हैं वो पेरेंट्स को देना पड़ता है। जी बिल्कुल। रमेश हमारे साथ अगले कॉलर। रमेश जी, पूछिए आप अपना सवाल। मैं यही पूछना चाहता हूँ मैडम कि हमारा मतलब एक बच्ची है, उसको मैं अपना हिसाब से पढ़ाना लिखाना चाहता हूँ। मैं कन्वेंट में उसका नाम एडमिशन करवा दिया, साल भर हमारे पास पढ़ी है, उसके बाद में उसकी मायके उसका नानी जबरदस्ती स्कूल से लेके चली गई, तो वापस नहीं कर रही, बोलिए कि बच्चे के लिए दोबारा मेरे पास आने का नहीं है, ऐसा बोलिए, धमकी देती है कि नहीं जाएगी यहाँ से, हम उसका शादी ब्याह बोलो हम करेंगे, पढ़ाई लिखाई हम करें, वो पढ़ाई नहीं, वहीं पे घर पे बैठा के रखी है। रमेश जी, क्या उम्र है आपकी बेटी की? मेरी बेटी की उम्र, उसका जन्म है 8/11/2011, 8/10/2011 का जन्म है, 8-9 साल का हो गई मोटा मोटी। जी जी, चलिए। और उसका नाम एकता है। जी, ये क्या करें इनकी बेटी? ये आप कस्टडी के लिए पिटीशन डालें और कोर्ट को बताएं कि मैं ही बेहतर पर्सन हूं और मेरे पास ही इंतजाम है और ये मेरे पास इसको पढ़ाने लिखाने का एक पूरा गाइडलाइन है और मैं यहाँ इसका एडमिशन कराना चाहता हूँ। कोर्ट को बात जरूर समझ में आएगी और वहाँ पर बच्चे का दाखिला कराएं। और मुझे नहीं लगता कि नानी के कहने से केवल वो बच्चा नानी के पास अनपढ़ रह करके रह अगर ये कोर्ट के सामने प्रूव कर देते हैं, कोर्ट को संतुष्ट हो जाती है कोर्ट कि आप उनकी बच्चे की कस्टडी अच्छी तरह रख सकते हो, तो कोर्ट आपको कस्टडी दे देगा। बिल्कुल। लेकिन ये मैं समझना चाह रही हूँ, जहाँ लीगल कस्टडी होती है किसी एक माता पिता के पास, तो दूसरे जो जिनके पास विजिटिंग राइट्स है वो ऐसा कैसे कर सकते हैं कि बच्चे को बिना दूसरे के नोटिस में डाले ले जाते हैं बिना बताए, और फिर मतलब कहीं ना कहीं अपने बच्चे के अपहरण जैसा
है मैं ये। ओपनिंग लाइन में बोला था कि यहाँ किडनैपिंग का केस भी दर्ज नहीं होता क्योंकि वो नेचुरल पेरेंट होता है। जी जी तो पुलिस भी मुकदमा दर्ज नहीं करती है कि वो कहीं कोई किडनैपिंग हो गई किसी जैसे तरह उन्होंने की। बताया कि स्कूल से ही बच्ची को हाँ, ले लेकिन गए। कोर्ट्स के पास रेस्ट्रेंट ऑर्डर होते हैं, आप इंजंक्शन में जा सकते हैं, कोर्ट के पास कॉन्टेम्प्ट में जा सकते हैं। कोर्ट हैंडीकैप नहीं है, अगर आपको एक्शन तो खुद लेना होगा। कई बार हम लोग जानबूझ करके छोड़ देते हैं सिचुएशन को। अगर आप लेंगे तो दोनों प्रोविजन है, इंजंक्शन के लिए भी जा सकते हैं और कंटेम्प्ट के लिए भी जा सकते हैं। कोर्ट से जाके स्टे ले लें कि आप ऐसा वो ना करें। तो जो पेरेंट ले गया उसी के खिलाफ भी नहीं, जो उसको ले जाने में मदद करता है उनके खिलाफ भी इंजंक्शन होता है कि आप आगे से बच्चे को नहीं ले जाए। बिल्कुल। कौशल है हमारे साथ बिहार से। कौशल जी पूछिए आप अपना सवाल। सर ऐसा है, मेरी सिस्टर का दूसरी जगह मैरिज हुआ। फर्स्ट मैरिज जहाँ हुआ उससे एक बच्चे हैं जिसकी फिर उनकी डेथ हो जाती है हस्बैंड की। डेथ केस होने के बाद फैमिली डिसाइड करती है इनकी दूसरी मैरिज की जाए, तो दूसरी मैरिज हो जाता है। तो क्या जो बच्चा है क्या उसका ये राइट्स है जो उनके फादर जो डेथ कर गए हैं उनकी जो प्रॉपर्टी की, क्या उसकी राइट्स है कि वो प्रॉपर्टी की इनके पास एक मालिकाना हक हो सकता है? जो चलिए ये प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर पूछ रहे हैं। बहुत समझ में नहीं आया, लेकिन जो बच्चा होता है वो नेचुरल जो चाइल्ड होता है जिस भी पेरेंट्स का, वहाँ उसका हक माँ मैरिज सेकंड कर ले थर्ड कर ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो उसके नेचुरल फादर की प्रॉपर्टी में जो उसका राइट है वो हमेशा उसको अवेलेबल रहता है। फादर इज कंसिडर्ड टू बी नेचुरल गार्जियन, तो उसका तो उसमें राइट प्रॉपर्टी में रहेगा ही बच्चे का। जी, पिता के देहांत के बाद भी अगर माँ ने सेकंड मैरिज कर लिया तो भी इसके रहेगा अधिकार उसमें, बने हाँ, रहते हैं। अधिकार उसका रहेगा। जी बिल्कुल। चलिए एक और हम मेल शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर बच्चे की जो रजामंदी है उसको लेकर हमारे पास बहुत सारे मेल्स आ गए हैं। इसमें ये पूछ रहे हैं कि अगर बच्चा कोर्ट में समझा बुझा कर लाया जाता है और बच्चा ये कह देता है कि हम माँ के पास रहना चाहते हैं। एक मेल का भी हमारे पास है, वो भी कह रहे हैं, वो पुरुष हैं, वो कह रहे हैं कि बच्चा मेरे से बहुत अटैच्ड है लेकिन कुछ दिनों से वो माँ के बहुत ज़्यादा दबाव में है और कोर्ट में अपनी दिल की बात नहीं कह पाता है। ये मुझे लगता है हर माँ बाप को लगता है कि बच्चा किसी दबाव में आकर कह रहा है। कोर्ट इसमें कैसे देखती है जहाँ बच्चे अपनी दिल की बात कहते हैं? क्या उनकी आंखों को पढ़ने की कोशिश की जाती है मासूम बच्चों की? कैसे समझा जाता है कि ये बच्चा क्या चाह रहा है? इसीलिए ये मीडिएशन सेंटर्स खोले गए हैं कि वहाँ पर बड़ी कंफर्टेबल तरीके से आमने सामने माँ बाप को और फैमिलीज़ को बैठा के बात करी जाती है, जैसे कि बात लोग खुल के दिल से बोल सकें। और बड़ा अच्छे बनाए गए हैं जहाँ बच्चों को रिक्रिएशन रूम्स बनाए गए हैं जहाँ बच्चे अपने खेल कूद सकते हैं, अपने माँ बाप से जाके मिल सकते हैं, कोर्ट के ऑर्डर से भी मिल सकते हैं। मीडिएटर्स भी बीच में होते हैं जो कि उनको एक ऐसे वातावरण में जिसमें कि वो खुल के अपनी बात कह सकें। जी, मीडिएटर्स का रोल तब आता है जब कोर्ट को लगता है कि एमिकेबल सेटलमेंट के लिए मैटर को मीडिएशन सेंटर भेज दिया जाना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात आती है कोर्ट की, जब कोर्ट में बच्चे और पेरेंट्स आते हैं तो उस समय जो जुडिशियल ऑफिसर होते हैं उनका रोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उन्हें बहुत ही सेंसिटिविटी से बच्चे के केस के साथ डील करना पड़ता है। वो चाहें तो वो पर्सनली भी बच्चे को अपने चैम्बर में बुलाकर बात कर सकते हैं। ऐसे कई जुडिशियल ऑफिसर्स हैं जो इतनी सेंसिटिव अप्रोच रखते हैं। उसके साथ बच्चे के साथ अलग बातचीत करते हैं, पेरेंट्स के साथ अलग बातचीत करते हैं, पूरी असेसमेंट करने की कोशिश करते हैं कि बच्चा क्या चाहता है। अगर वो बड़ा है तो वो क्या अपनी बात अगर ठीक तरीके से जुडिशियल ऑफिसर को समझा पा रहा है तो क्लियरली समझ पाते हैं जुडिशियल ऑफिसर कि बच्चा क्या चाहता है और उसका इंटरेस्ट कौन से पेरेंट के साथ जाने में है। जी, रणवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। रणवीर जी, आप पूछिए अपना सवाल। सर मैं नमस्कार सर। जी पूछिए। मैं सर ये पूछना चाहता, मैं लड़की के साल 2.5 साल शादी का हो गया सर। सर वो ऐसा है उसके शादी का 2.5 साल के बाद उसे एक मेरे घर में एक दूसरी लड़की की शादी था सर। वो हमारा दिमाग क्या करा कि उन्होंने छोड़ के चला गया जी। छोड़ कर जाके चला जाने के बाद चुपचाप से उन्होंने शादी कर लिया बिना कारण, बिना बताए, बिना नोटिस दिए सर। जिसमें 2 साल के बच्चे लड़की है सर। सर इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ सर, मुझे एक सलाह दे सर। उसमें मेंटेनेंस आप डाल सकते हैं। अगर वो छोड़ के दूसरी लड़की के साथ भी चला गया तो उसकी ड्यूटी है कि अपनी बेटी को मेंटेन करना उसकी जिम्मेवारी है। उसकी पत्नी को भी जिम्मेवारी है। अब तो लॉ सेटल हो गया कि अगर कोई कीप के तौर पर और कोई लिविंग रिलेशनशिप में है उसको भी मेंटेनेंस देना पड़ता है। उसे जो बच्चे पैदा होते हैं उनको मेंटेनेंस देना पड़ता है। उसको भाग जाने से और दूसरी शादी कर लेने से उसकी जिम्मेवारी खत्म नहीं होती है। मेंटेनेंस के लिए ये कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और जो क्रिमिनल एक्शन है उसके लिए भी, जो पिनल एक्शन है उसके लिए भी जा सकते हैं। और मेंटेनेंस तो इनका राइट है ही है। जी,
बहुत सारे कॉल्स हैं हमारे पास, लेकिन शायद हम उतना शामिल ना कर पाएँ। लेकिन जो मोटी बातें, जो लॉ ऑफ क्वेश्चन इसमें उठ रहे हैं लगातार, उसको हम ज़रूर चर्चा में आखिर में शामिल कर लें। अलका जी, आपसे समझना चाहेंगे कि लॉ कमीशन ने भी ये बात कही थी कि अब इस बात पे जोर देना चाहिए कि बच्चे चाहे माँ बाप अलग हो जाएं, लेकिन उसको बड़े होने का मौका दोनों के ही सानिध्य में मिले, दोनों का साथ मिले बच्चे को। इसके लिए अब क्या, किस तरह से प्रोविजंस हैं और किस पर जोर दे रही है? मैंने आपको अभी विजिटेशन राइट्स वाली बात बोली थी, जिसमें जनरली कोर्ट अब क्या करता है कि बच्चे दोनों की देख रेख में बड़े हों, जैसे उनको दोनों का प्यार मिल सके। तो कभी वीकली विजिट्स होती हैं, कभी मंथली होती हैं, डिपेंड अपॉन कि बच्चे के क्या वेलफेयर के लिए ठीक है। इवन 6 मंथली टू 6 मंथली भी होती हैं, लेकिन उसमें भी सैटरडे संडेज में माँ बाप कोई भी जिसके पास बच्चा है दूसरा आके मिल सकता है बच्चे से। जी तो अच्छा, जैसे फैसले जब आ जाते हैं तो उस फैसले का जो एग्जीक्यूशन है वो प्रैक्टिकली हो या नहीं हो, ये कैसे सुनिश्चित हो? अगर मान लीजिए राइट्स मिल भी गए कि आप महीने में मिले या 6 महीने में मिले, लेकिन जिसके पास कस्टडी है वो इसमें सपोर्टिव नहीं है, कोऑपरेटिव नहीं है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? उसके लिए तो जिस कोर्ट से ऑर्डर होता है उसी कोर्ट में ही हमें एप्लीकेशन लगानी पड़ती है टाइम टू टाइम, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर का कंप्लायंस होना एक जिम्मेवारी है, और नहीं होता है तो कंटेम्प्ट ऑर्डर होते हैं, उसके ऊपर जुर्माना लगता है, कॉस्ट लगता है। कोर्ट पूरी एम्पावर रहती है, उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई करती है और इंश्योर करती है कि वो अगर जो ऑर्डर दिया उसका कंप्लायंस होना चाहिए। नहीं कोई करता तो उसके सारे इंतजाम हैं जी। और इसमें जो सबसे बड़ी बात आपको मैंने बताया कि जो पेरेंट्स हैं उनको खुद को सुधारना होगा, क्योंकि एज ए ट्रायल कोर्ट लॉयर हमने देखा है कोर्टों में कि जो पेरेंट्स हैं वो इतना बच्चे को ट्यूटर करके, जो 6 साल 7 साल का बच्चा होता है, तो मैडम सूरी बैठी हैं यहाँ, इन लोगों ने तो बड़े खिलौने और रिक्रिएशन रूम इतना अच्छा अच्छा बनाया दिल्ली में ताकि एक एटमॉस्फेयर ऐसा मिले, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई गिफ्ट लेके आया, फादर या मदर लेके आई, उसको फेंकते हुए देखा हमने कोर्टों में बच्चों को। इसका मतलब कि बच्चे को इतना आप पढ़ा रहे हैं, इसके लिए हमें खुद को चेंज करने की ज़रूरत है एज ए सिटीजन और एज ए फादर और मदर, उनको चेंज करने की ज़रूरत है। इसमें कोई लॉ कमीशन कोई कुछ भी सजेशन देगा कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। नीति जी, क्या चुनौतियां क्या हैं इसमें? चुनौतियां बहुत ही सारी चुनौतियां हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सर ने बहुत ही एप्टली मेंशन किया कि जैसे बच्चे को इतना ट्यूटर कर देते हैं कि वो उठा के सामान फेंक देता है, जो भी अगर गिफ्ट ऑपोजिट उसका पेरेंट लेके आते हैं। इवन तक कि कई केसेस में हमने ये भी देखा है कि मदर के पास अगर लड़की की कस्टडी है तो मदर लड़की को इतना ट्यूटर कर देती है कि वो अपने ही फादर के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस लगाने तक के एक्सटेंट तक बच्चा चला जाता है। और वो बच्चा सिर्फ 6 या 9 साल का होगा, मतलब इतने छोटे बच्चे हैं और उनके माइंड को इतना पॉइजन कर देते हैं कि वो बच्चा जब अपने फादर के अगेंस्ट एलिगेशंस लगा रहा होता है, तो हम जब 164 के बयान हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करते हैं, तो उस टाइम हम खुद हैरान होते हैं कि बच्चों की जो एक डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, वो कितनी रिटार्ड, कितनी खराब कर रहे हैं हम उसे। तो सर ने बिल्कुल सही कहा कि हम लोगों को, पेरेंट्स को, जो कि कोर्ट में आपस में अपनी ईगो के पीछे लड़ रहे हैं, उस ईगो में प्लीज बच्चे को विक्टिम्स ना बनाएं। और ये जो कड़वाहट है ये बच्चे के साथ ताउम्र रहती है, ये माँ बाप को समझना होगा कि उन्हें वो एक जो हेल्दी एटमॉस्फेयर देना चाहिए और मानसिक तौर पर जो एक बेहतर इंसान बनाने के लिए इमोशनल जो उसको ताकत मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। तो बहुत ही अहम बातें हमने पूरी चर्चा में जाना और उम्मीद है कि जितने भी हमारे कॉलर्स थे उनको समाधान मिला होगा, और जितने भी मेल्स थे उन लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी सर आपका। कई व्यवहारिक बातें आपने कोर्ट की हमें बताई, अलका मैम आपने भी अपने अनुभव से, और नीति मैम आपने भी बहुत अहम बातें बताई। हम उम्मीद करते हैं कि माँ बाप इस बात को समझेंगे कि चाहे उनके जो ईगोज़ हैं वो कितने भी बड़े क्यों ना हो, लेकिन बच्चों से बड़े नहीं हो सकते। उन दोनों की ही जिम्मेदारी होती है एक बेहतर ज़िंदगी देने की बच्चों की। इसी बात के साथ हम कार्यक्रम को ख़त्म करते हैं और आपसे ज़रूर कहेंगे कि आप किस विषय पर अगला आपका कानून देखना चाहते हैं, हमें ज़रूर बताएं। हम उसी पर चर्चा करेंगे हमारे कानूनी एक्सपर्ट्स के साथ। फिलहाल इतना ही। आपका कानून में नमस्कार।